हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री सेशन। बच्चे, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कंप्लीट चैप्टर व्हिच इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड इन वन शॉट। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त वीडियो रहने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा और कंप्लीट आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी का चैप्टर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पर कौन कौन से लॉ स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा, हम मेनली उसमें से 3 लॉज डिस्कस करेंगे। फोर्थ लॉ दैट इज द एवोगैड्रो लॉ, दैट आई विल टॉक लेटर ऑन। तो फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्व रहना, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसमें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है ऑलवेज कम्स टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। A pure chemical compound always contains same elements combined together in fixed proportion by mass. Like आप वाटर का एग्जांपल लेते हो, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इट इज मेड अप ऑफ ऑलवेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑलवेज कम्स टू बी 1:8। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हो तो रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कम्स टू बी 3:8 एंड इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। When two elements combine to form more than two compounds, दो एलिमेंट्स कंबाइन होके दो से ज्यादा कंपाउंड आपको दे रहे हैं, और जब और एंड द मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। आपने दो एग्जांपल ले लिए हैं, वाटर एंड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें वाटर में रेशियो निकाल रहे हो 2:16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, तो ये 2 हो गया। तो रेशियो कम्स टू बी 2:16। इसमें रेशियो क्या आ रही है? 2:32। अब आपने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया है, तो दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन की जब आप रेशियो चेक कर रहे हो दोनों के अंदर, इट कम्स टू बी 1:8। सो इट्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। So these are the 3 important laws of chemical combination. Next topic in our NCERT book is Dalton's atomic theory. ये हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। ये क्या कहता है? डाल्टन ने क्या बोला है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, atoms of same elements are identical and atoms of different elements are different in all respects. ठीक है। The ratio in which atoms combine is always simple. Matter can neither be created nor destroyed and atom is indivisible. ये डाल्टन की वर्शन थी, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने डाल्टन की इस थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स निकाले। अब वो क्या थी और उसके बेस पर उन्होंने हमें क्या दी? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन ने बोला कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? एटम इज डिविजिबल। एटम को आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स के तो सब पार्ट्स हैं। देन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स नॉट ऑलवेज सेम। डाल्टन ने बोला सेम होते हैं, तो हमने इसका एक्सेप्शन दे दिया है आइसोटोप्स। आइसोटोप में हाइड्रोजन के ही आपको एटम्स मिलेंगे, लेकिन आप देखो सारे के सारे डिफरेंट है। एक का मास 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज सेम। डाल्टन ने बोला सेम होते हैं, तो इसका एग्जांपल हमने लिया है आइसोबार। आर्गन एंड कैल्शियम, दीज आर डिफरेंट, बट आप देखो कि दोनों का एटॉमिक मास सेम है। क्लियर? देन द रेशियो इन विच एटम्स ऑलवेज कंबाइन, ऑलवेज नॉट सिंपल। हमने एग्जांपल लिया है शुगर केन का, सुक्रोज का, C12H22O11। तो आप चेक करिए, तो रेशियो जो सिंपल नहीं है, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स रेशियो। तो इस तरह से डाल्टन के अंदर काफी सारे ड्रॉबैक्स निकले। नेक्स्ट लॉ जो हमने करना है, इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है? एवोगैड्रो, आपने वर्ड काफी सुना होगा। एवोगैड्रो की कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। सो आवर नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये डेफिनेशन हमेशा अगर आपसे पूछी जाती है तो आपने डिट्टो वही डेफिनेशन देनी है जो आपकी बुक में लिखी है। आपने डेफिनेशन को कभी भी अपनी वर्डिंग में नहीं लिखना है। इट इज नेवर रिटन इन योर ओन लैंग्वेज। जो साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी है वही आपने लिखनी है। सो एवोगैड्रो, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट हमारा ये लॉ है एवोगैड्रो लॉ। और एवोगैड्रो की जो फिक्स वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और इसका सिंबल होता है N। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है।
अब एवोगैड्रो नंबर जो है ये हमें क्या चीज बताता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो, ये हमें एटॉमिसिटी बताता है। एटॉमिसिटी क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एटम्स, लाइक H2, H2 की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। Cl2 की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन गैस और 2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। तो ये हमें गैसेस की एटॉमिसिटी के बारे में बताता है। सेकंड, ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। तो वेपर डेंसिटी और मोलर मास का क्या रिलेशन है? मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये आपकी सारी न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली टर्म है। देन ये और हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है मास एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप। मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर आपके पास गैसेस हैं, तो जो गैसेस हैं 22.4 लीटर ऑफ गैस जो है एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो ये थी हमारी एवोगैड्रो की एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल आपको आएंगे ही आएंगे। मोल क्या होता है? मोल इज एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल जो है वो किसके बराबर हो सकता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमें स्टेटमेंट में क्या पूछा है। अब मोल कंसेप्ट में हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं जिनको आपने अच्छी तरह से करना है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज अ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अगर आपको गिवन मास निकालना है, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड दैट इज W, गिवन मास W, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M। अगर आपको W निकालना है, मास ऑफ कंपाउंड, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो आप देखिए ये यही से राइज हो, ऊपर वाले फॉर्मूले से राइज हो। थर्ड, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इसका सिंबल होता है कैपिटल N। कैपिटल N is equal to number of moles into Avogadro number. This is Avogadro. इसकी वैल्यू हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23। फिक्स नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको नहीं दिए तो आप यहाँ पर W अपॉन M लगाकर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही बात है तो आपने यही वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? अब ये एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, ये आपका क्वेश्चन है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। अब मास निकालना है, मींस मुझे W निकालना है। मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा? स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे W निकालना है, इट इज n इंटू m। तो यहाँ पर मेरा ये मास ऑफ 1 एटम और जो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए हैं, यहाँ पर एटम दिया है, ठीक है। तो इट मींस मुझे यहाँ पर क्या लगाना है? अब यहाँ से मेरा फॉर्मूला निकलेगा, 1 एटम पूछा है, ठीक है, 1 एटम दैट इज n। अब देखिए एटम का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया है? n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये मुझे बांध दिया हुआ है। गिवन मास मुझे पता नहीं है, एवोगैड्रो की वैल्यू मुझे पता है। सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 108 होता है, मैं यहाँ पर 108 लिखूंगी। अब यहाँ से हमारा W निकलेगा, गिवन मास। सो मास इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? गिवन मास इज इक्वल टू 108 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व करके हमारा आता है 1.79 इंटू 10⁻22 ग्राम। ये आया हमारा मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। इस तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। फॉर्मूले हमारे सिर्फ यही हैं, इन्हीं को ही आपने अरेंज करके निकालने हैं। किसी में नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, किसी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने आएंगे, किसी में मास निकालना आएगा, किसी में आपको गैसेस का पूछा जाएगा। तो गैसेस का जो मॉलिक्यूलर मास है एट एसटीपी, इट इज रिलेटेड टू द 22.4 लीटर। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, और बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हर पैटर्न के दिए हुए हैं जो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है एनसीईआरटी में, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है या दिया होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट चीज बताता है कि आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर किस किस एटम्स के कितने कितने टाइप्स हैं। लाइक H2SO4, H2SO4 मुझे क्या बताता है कि ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो मुझे रेशियो बताएगा। ठीक है, तो अभी हम इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? इट टेल्स अस नंबर ऑफ रेशियो simple whole number. It gives simple whole number ratio of elements present in the given compound. Present in the given compound. और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ बताता है कि एक्चुअली आपके कंपाउंड के अंदर कितने कौन कौन से एलिमेंट्स कितने कितने हैं इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल करते तो क्लैरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C6H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। क्लियर? नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल H2O2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी तरह से आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? HO, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ आवर कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में लाइक H2SO4 ओड आ गया है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें ऑड नंबर आ गया है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। इसके हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले के, तो ये आपने न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से करने हैं। 2 में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देके बता देती हूँ। लाइक हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो वो क्या लिखेंगे हम? C1H2O1, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लेट्स डू वन न्यूमेरिकल, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि आपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। एक सिंगल वीडियो देखकर आपकी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। यू कैन डू ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ योर एनसीईआरटी। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा इसको देखिए और नोट्स बनाइए। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दिया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is 78 and percentage composition आपको दे रखी है कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 92.4% and 7.6% respectively. Determine molecular formula of compound. इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम, उसमें आपने नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ एलिमेंट जो हमें स्टेटमेंट में दिए हैं। सेकंड में आपने उनका एटॉमिक मास लिखना है। थर्ड में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। फोर्थ में हमने मोलर रेशियो निकालनी है। एंड नेक्स्ट हमने सिंपल होल नंबर रेशियो निकालनी है। अब मेरे को 2 कंपाउंड दिए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज दे रखी है 92.4 और इसकी दे रखी है 7.6। आपको जो भी कोई न्यूमेरिकल आता है, आपने सबसे पहले परसेंटेज को ऐड करके देखना है। जैसे मैंने इसको ऐड किया है तो मेरा ये एग्जैक्ट 100 आ रहा है। अगर किसी का 100 नहीं आता है तो आपने थर्ड एलिमेंट अपने आप ही ऑक्सीजन लिख लेना है और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या आएगी, जो भी आपको दे रखी होगी उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी आपका सब्ट्रैक्ट करके बचेगा वो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो इस तरह से आपने करना है। अगर 100% कंप्लीट होना चाहिए।
चलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज गिवन मास बाय मास है ये, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, देन 7.6, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाता है 7.7, इसका आता है 7.6। मोलर रेशियो में क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके साथ आपने डिवाइड करना है। सबसे छोटी वैल्यू 7.6 है, तो इसको आपने सॉल्व किया, ये दोनों का 1 1 ही आता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पर आपकी रेशियो होल नंबर में नहीं आ रही है तो आपने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो होल नंबर में हो जाए। और ये नहीं है कि जिसकी होल नंबर में रेशियो नहीं आई है सिर्फ उसी को ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 या 4 एलिमेंट है तो आपने सभी को ही उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सपोज मेरा कोई ऐसा आ रहा है, मेरे पास ये आया है, तो मेरी ये वाली रेशियो जो है वो होल नंबर में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सभी को ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सभी से करना है। तो जब आप 2 से करोगे तो आप देख रहे हो तो मेरी सारी जो है वो होल नंबर में आ जाएंगी। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी मेरे इस न्यूमेरिकल में ऑलरेडी मेरी मोलर रेशियो जो है वो होल नंबर में आई है, तो मेरी सिंपल रेशियो भी आ गई। अब आपके पास कार्बन की जो रेशियो आई है 1 आई है, हाइड्रोजन का भी 1 आई है। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ माय कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या आ गया है 13, और मुझे मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ऑलरेडी, इट इज 78। अब हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मेरे पास n, यहां से मैं n निकालूंगी, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये 78 डिवाइडेड बाय 13, इसको सॉल्व करके आपका आ जाता है n की वैल्यू 6। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए आपने क्या करना है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n मेरा 6 आया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था C1H1, इसको आपका करते हो तो ये क्या आ जाता है C6H6। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है, नेक्स्ट इज द स्टोकियोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी में है, स्टोकियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन। स्टोकियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज इन नटशेल इसको आप क्या बोलोगे, बैलेंसिंग। जो बैलेंसिंग आपने ऑलरेडी 10th में भी सीखी है, आपने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है KMnO4 प्लस HCl गिव राइज टू KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। जो एलिमेंट सबसे ज्यादा दिए होते हैं ना, सबसे पहले उसी को ही पकड़ते हैं हम, ठीक है। Cl 1 2 3, 3 और 2 5। अब Cl यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। हम यहाँ पर रफ वर्क में लिख लेते हैं कि Cl कितने दिए हैं मुझे, 5। अब और चीज देखो, और चीज क्या दे रखी है ज्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है सिर्फ 1। अगर मैं इसको 4 से करती हूँ, ये आपको पहले पेंसिल से रफ वर्क में करना है। अगर आपने इसको यहाँ पर 4 से किया तो 4 2 8, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए हैं तो Cl यहाँ पर Cl बढ़ गया, ठीक है। ऑक्सीजन आपके 4 बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अब क्लोरीन का चेंज हो गया है। अब इसको करने के लिए हम बैलेंस करने के लिए 5 थे, मैंने 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। क्लियर? अब मेरे Cl देखिए 2, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6, 6 और 2 8। अपनी तरफ से हमने इसको भी बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर चुके हैं, Cl भी बैलेंस कर चुके हैं। पोटेशियम 2 है तो मैं यहाँ पर K लिखूंगी, Mn भी 2 है तो हमने यहाँ पर K। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, नाउ ऑक्सीजन बिकम्स 8, 4 2 8, सारी चीज गड़बड़ हो गई। अब ऑक्सीजन 8 हो गए हैं तो मुझे यहाँ पर इसको 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर अगर 8O करते हो तो हाइड्रोजन 8 2 16 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 18 है तो मुझे यहाँ 16 करना पड़ेगा। अब चेक करिए 16H यहाँ भी है, यहाँ भी है, 16 2 पोटेशियम 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैंगनीज इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब प्रॉब्लम किसकी है, सिर्फ Cl की। तो Cl को देखिए यहाँ 16 है, यहाँ मेरे पास कितने हैं, 2 यहाँ है प्लस 4 यहाँ पर है, 2 and 6,
अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लेके आना है कि मेरे जो Cl है वो 16 हो जाए। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो गया 10। तो यहाँ पर आप देखो आपके Cl 16 हो गए। सो नाउ दिस इक्वेशन इज फुली बैलेंस्ड। सो दिस इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से आपने बैलेंस करनी है। हमारे पास कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी आती हैं, तो इसके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये आपके 1 मार्क के एमसीक्यूज में आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion। ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब हमें ये बस दे दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है। अब इसमें कंबशन बोला है, कंबशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, इट मींस कंबशन किसकी हो रही है, मीथेन की। सो विल राइट द रिएक्शन ऑफ मीथेन, कंबशन करनी है। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, इट ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो विल राइट CO2 प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो हम इसको 2 वाटर लिखेंगे। अब मेरी इक्वेशन मुझे क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 32 हो गया। तो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44। 1 मोल ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 44 ग्राम। मेरे से क्या पूछा है कि आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो आपको कितने मीथेन चाहिए। तो यहाँ पर 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन। लेकिन मुझे कितनी चाहिए, 22 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 1/44 इंटू 22, तो काट दो, इट इज 0.5 मोल। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। ये वैसे ऑरल सम्स होते हैं जो हमें एमसीक्यूज में आते हैं। चलिए एक आध और करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें हमारे पास मोल टू मोल, मास टू मास, मास टू मोल, इस तरह के काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और ये सारे आपको एमसीक्यूज में आते हैं, जस्ट 1 मार्क। लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी आपकी जेई में भी है, नीट में भी है, हर कॉम्पिटेटिव में आपसे ये पूछा जाएगा, बोर्ड्स में तो है ही है। अगर हम एनसीईआरटी और +1 का सिलेबस अच्छी तरह से करते हैं तो हमारा कॉम्पिटेटिव लेवल जो है वो बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, +1 में हम सीरियस नहीं होते हैं और +2 में फिर हम जान लगा देते हैं, तो वो लेकिन बात बनती नहीं है। अब हम करेंगे मास टू वॉल्यूम, ठीक है, मास टू वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट amount of potassium chlorate KClO3 needed to supply oxygen for burning 112 gram of carbon monoxide gas at NTP। NTP और STP एक ही बात होती है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, अमाउंट ऑफ KClO3 निकालना है, नीडेड टू सप्लाई ऑक्सीजन फॉर बर्निंग, इतनी गैस को आपने बर्न करना है। किसको बर्न कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, CO प्लस हाफ O2 गिव राइज टू CO2। अब यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है, 1 मोल CO का है और 1 ही मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है तो ये भी गैस है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 22.4 लीटर जो है वो उसके मोलर मास को रिलेट करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 22.4 लीटर है और इसका 1 मोल है, तो 1 मोल जो है 1 मोल ही CO2 का प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ से हमारी स्टेटमेंट क्या निकलेगी, ऑक्सीजन पूछी है हमें, नीडेड टू सप्लाई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑक्सीजन। हमें कितना दिया गया है, 112 का मतलब क्या हो गया, मतलब ये भी आपका जो है मास के बराबर है। तो 22.4 लीटर ये है जो आपका 1 मोलर मास के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर इसको एज ए मास की फॉर्म में लिखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 अपॉन 22.4 इंटू 112। तब आप इसको, ये डेसिमल कट गया 2, ये हमारा कितना आ जाएगा 2.5 मोल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, अच्छा अभी हमने सिर्फ 2.5 मोल्स निकाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। अभी हमें ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करना है, KClO3 प्रोड्यूस करना है। नाउ ऑक्सीजन वी गेट बाय हीटिंग KClO3। यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है वो हमें क्या बताता है, 2 KClO3 produces 2 KCl plus 3 O2. Molecular mass of KCl, it is 245। अगर आपको नहीं आता तो आना चाहिए। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सारा को एडअप करो, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, इट कम्स टू बी 245 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमारा कितने मोल्स निकल रहे हैं, 3 मोल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 245 ग्राम ऑफ KClO3। क्लियरली हमें नजर आ रहा है। हमें 2.5 हमने निकाला है, 2.5 मोल्स ऑफ KClO3, क्योंकि KClO3 ही ऑक्सीजन दे रहा है ना। 2.5 मोल्स ऑफ कितने KCl से निकलेंगे, 245 अपॉन 3 इंटू 2.5, इसको सोल्व करते हो तो इट इज 1 ग्राम। 3 मोल्स हमें देते हैं 245, 2.5 मोल्स हमें कितना देंगे, 204.167 ग्राम KClO3। सो दिस इज द आंसर। ये आपके स्टोइकोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको 100% आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा इसका है, जो कि हमारे नीट और जेई में 100% इसका क्वेश्चन आता है। जितने भी आप PYQs निकाल लो उसमें आपका ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का मीनिंग क्या होता है, जब आप एक कोई रिएक्शन करते हो, आपने 2 रिएक्टेंट ले लिए, दोनों रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट लिया है, जब आप रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हो तो आपका एक रिएक्टेंट कंप्लीटली फिनिश हो गया है, दूसरा आपके पास काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। कई बार ऐसे होता है ना कि 2 आपने रिएक्टेंट लिए हैं, एक रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो गया है, दूसरा भी स्टिल उसका कुछ अमाउंट पड़ा है। जो रिएक्टेंट आपका कंप्लीटली फिनिश हो गया है उसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग, क्योंकि हमारा रेट तो अब खत्म हो गया, हमारा रेट आगे चलेगा ही नहीं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्शन कंप्लीट तभी होगा जब दोनों चलेंगे, तो इट मींस हमारा अब जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। सो दैट रिएक्टेंट इज सेड टू बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट which is completely consumed in the reaction। इसके भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्वेश्चन, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के हैं। 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड to produce ammonia। Calculate amount of ammonia form। सेकेंड हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट आल्सो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप, हमें दिया है 50 किलोग्राम, तो सबसे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 50,000 ग्राम, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 10,000 ग्राम। ये हमारी हाइड्रोजन है और ये हमारी नाइट्रोजन है। अब हम फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन एंड देन उसके बाद हम हाइड्रोजन के निकालेंगे। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 50,000। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, 14 होता है लेकिन 2 है तो 2, 14 2 जा 28। इसको आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आपका आता है 1.786 इंटू 10⁻³ मोल्स। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ गिवन मास कितना है 10,000, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है तो 1 इंटू 2 2 आ गया। इसका सॉल्व करते हो ये आपका आ गया 5,000 मोल्स।
ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अब आपने क्या करना है, जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनको आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो स्टेप है, ठीक है, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अब आपको आई थिंक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है पता चल गया, जो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमारे नंबर होते हैं। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनिया। इसको आप बैलेंस करते हो 2 3, तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, अमोनिया के 2 है। अब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करना है। तो नाइट्रोजन का कितना आ गया, स्टोकियोमेट्री की 1 है, 1.786 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1। हाइड्रोजन का क्या आ गया, 5000 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आ गया 1.786 इंटू 10⁻³ और इसका आपका आ जाता है 166.7। अब आपने ये कर लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, जो स्मॉलर वैल्यू होगी दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, स्मॉलर वैल्यू विल बी, ये आपके शॉर्टकट टिप्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव में काम आने वाले हैं। स्मॉलर वैल्यू विल बी द लिमिटिंग। अब आप देखो इन दोनों में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है। हाइड्रोजन की वैल्यू स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस, सो हाइड्रोजन विल बी LR लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये आपका फर्स्ट आंसर आया है। जब भी आपके न्यूमेरिकल आए आपने LR निकाले तो उसके बाद आपकी सारी कंसंट्रेशन LR के ऊपर होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। अगर आपने जो भी चीज सॉल्व करनी है LR को लेकर करनी है, क्योंकि रिएक्शन तो LR के अकॉर्डिंगली ही चलना है। ये खत्म तो रिएक्शन भी खत्म। नेक्स्ट हमने निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। अब उस स्टेप के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को कंसिडर करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 मोल्स। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स कितने अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, 2 अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 5000 मोल्स जो हैं वो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, 2/3 इंटू 5000। इसको आप सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 3/3.3 इंटू 10⁻³ ये आपने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब क्या हो गया, अमाउंट का मतलब मास। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है N इंटू M। N कितना आ गया, 3.3 जो आपने अभी निकाला है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो इसको 17 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 56.1 किलोग्राम। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एज वेल एज योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव में, नीट में, पीवाईक्यूज आप चेक करो, हर पेपर में इसका न्यूमेरिकल आया है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट पे अपनी कंसंट्रेशन देनी है। नेक्स्ट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। +2 में भी ये सारी चीजें हैं, +1 में भी है। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन क्या होती है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ योर सॉल्यूशन। इट इज सेड टू बी द कंसंट्रेशन। हमारे पास कंसंट्रेशन डिटरमिन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इनसे कुछ मेथड जो है आपके एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो हम अभी करेंगे। फर्स्ट मेथड है आपका मास परसेंटेज। छोटे छोटे काफी सारे हैं, लेकिन हम मेन मेथड्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मेथड है आपका कंसंट्रेशन। हम अभी डिस्कस करें टॉपिक concentration terms. First method is mass percentage. Mass percentage क्या होती है, mass of the component जो भी आपको दे रखा है, हम mass of solute ले रहे हैं। mass of solute जो आपको दिया होगा upon mass of solution। अब क्योंकि परसेंटेज है सो मल्टीप्लाई इट बाय 100। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड है हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है, इसका सिंबल कैपिटल M होता है। इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपने क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आपको लीटर में दिया है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसकी यूनिट्स होती हैं मोल पर लीटर। जो मोलैरिटी है इट वेरीज विद टेम्परेचर, बिकॉज जो वॉल्यूम है ये कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है टेम्परेचर के साथ। इट वेरीज विद टेम्परेचर, तो ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीजें लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार, इन द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट, वॉल्यूम की जगह वेट, पता नहीं क्या क्या लिख कर आते हैं, इनटू 1000। और ये वेट है, वेट शुड बी इन मिलीग्राम। अगर ग्राम में है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर किलोग्राम, सिंबल m, एंड इट डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। आपको क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी व्हाट विल यू प्रेफर टू मेक सॉल्यूशन। तो आंसर क्या रहेगा, मोलैलिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है, तो कांस्टेंट वैल्यूज आपकी आती हैं। थर्ड हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका सिंबल होता है x। अब आपके पास सपोज बाइनरी कंपोनेंट सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है, आपके कंपोनेंट हैं a एंड b। तो मोल फ्रैक्शन जो है सिंबल x है, तो मुझे a और b दोनों का मोल फ्रैक्शन डिटरमिन करना है। सो xa इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर में क्या आ जाएगा, a और b के दोनों मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो है ऑलवेज बाइनरी सॉल्यूशन के केसेस में ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपने एक का निकाल लिया है तो दूसरे को आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। सारी कंसंट्रेशन टर्म में कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, एक तो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो आपको कंसंट्रेशन टर्म से पूछे जाते हैं, और इनके न्यूमेरिकल्स भी 100% हमें आने ही आने हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलिए, एक न्यूमेरिकल है हमारा, a solution is produced, a solution is prepared by dissolving 18.25 gram of sodium hydroxide in water to give 200 milliliter of solution. Calculate मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, ठीक है। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहले स्टेटमेंट 2-3 बार रीड करिए, देन उसके बाद जो भी पूछा गया उसका फॉर्मूला लिखिए। मोलैरिटी पूछी गई है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले मुझे निकालने हैं। गिवन मास 18.25, मोलर मास NaOH का कितना होता है, NaOH इट इज 40। आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप डायरेक्टली भी फिट कर सकते हो और यहाँ पर आप निकाल भी सकते हो। बाकी हमें वॉल्यूम दिया है 200 मिलीलीटर, सो डायरेक्टली वी विल फिट दीज वैल्यूज। सो 18.25 अपॉन 40, वॉल्यूम दिया है 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000, we'll get the answer 2.28 molar. So ये हमारी concentration terms थी। With this we have finished our chapter, some basic concepts of chemistry in one shot. So all these numericals are very very important. वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, इसके अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, because I am uploading the video of each and every topic of your NCERT on every Monday and Wednesday, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। So thanks for watching my video.